जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार मेरे सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, हमारा कक्षा 10वीं का गणित का जो अध्याय 6 त्रिभुज वो लगातार चल रहा है। प्रश्नावली 6.1 से संबंधित जो पहला सवाल है उसको हम पहले वाले वीडियो में हल कर चुके थे। आइए हम प्रश्नावली 6.3 से संबंधित जो दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। दोस्तों, अब इस सवाल में दिया है कि चित्र में त्रिभुज ODC, तो ये रहा त्रिभुज ODC मतलब ऊपर वाला त्रिभुज, समरूप है त्रिभुज OBA के। त्रिभुज OBA के इसके समरूप है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नाम से ही संगत भाग मालूम पड़ जाएंगे। कोण O, कोण O, कोण D, कोण B, कोण C और कोण A ये संगत हो जाएंगे। तो नाम से संगतता पता चलती है। भुजाओं की संगतता भी ऐसी पता चलेगी। OD के संगत OB होगी, DC के संगत BA होगी और OC के संगत OA होगी। आगे बढ़ते हैं। कोण BOC 125 डिग्री, कोण BOC 125 डिग्री आपको दिया हुआ है। कोण CDO 70 डिग्री, कोण CDO ये 70 डिग्री ये भी आपको दिया है। तो आपको ज्ञात करना है कि कोण DOC, DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चलते हैं दोस्तों हल में, कोण DOC को हल करते हैं। तो पहले हम पता करें कोण DOC कहाँ है। तो कोण DOC इस जगह है। आसान है, आप इसको हल कर सकते हैं क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर के रेखिक युग्म बनाता है। तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण BOC धन कोण DOC बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। अब आपको कोण BOC का मान दे रखा है। कोण BOC का मान आपको 125 डिग्री दे रखा है। तो आप यहाँ पर 125 डिग्री मान रख दीजिए। तो ये कोण DOC हो गया बराबर 180 डिग्री। तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये आपका आ गया कोण DOC बराबर 125, 180 में से आपके 25 डिग्री गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1 में से गया तो 55 डिग्री। तो कोण DOC हो गया आपका 55 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला कोण हो गया आपका 55 डिग्री का। तो ये कोण आपका आसानी से आ जाता है। अब अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों वो है DCO ज्ञात करना। DCO तो ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उससे बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं हल करके कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ये कितना आएगा। तो आप इसको हल करेंगे, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपका आएगा 55 डिग्री। तो एक तरह से ये सवाल भी आपका हो गया। अब जो तीसरा भाग है दोस्तों इसका वो है कोण OAB ज्ञात करना। तो कोण OAB ज्ञात करना, ये ज्ञात करना। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो यहाँ गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, लॉजिक देते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है, इसके आधार पर ये एकांतर अंतःकोण के आधार पर ये भी 55 डिग्री होगा। आपका आंसर सही है लेकिन लॉजिक गलत है। क्यों? तर्क आपका गलत है। तर्क क्यों गलत है कि ये दोनों समांतर रेखा है, ऐसा कहीं हमें प्रश्न में नहीं दिया है और ना ही हमारे पास कोई तर्क है कि समांतर रेखा है। इसलिए उत्तर तो सही आता है लेकिन तर्क के आधार पर आपका ये उत्तर गलत हो जाता है। अब हम कैसे पता करेंगे? तो जो आपको तीसरा भाग हल करना है कोण OAB के लिए, तो ये दोनों त्रिभुज हमें पहले से समरूप दिए हैं। तो त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया है। और नाम के आधार पर हम पता करेंगे कि कौन किसके समरूप कोण है। तो यहां पर जो ये A बिंदु पर आता है, तो A बिंदु आता है आपका लास्ट में। तो यहां पर भी इसका लास्ट बिंदु के आधार पर समरूपता पता करेंगे, संगतता। तो नाम अगर त्रिभुज आपको समरूप दे दिया है तो हमें कोण A के मान पता करना है। तो कोण A ये है नाम में, तो इसके आखिरी में है तो इसमें भी इसका आखिरी वाला भाग अर्थात कोण C बराबर कोण A होगा। क्यों होगा? संगत कोण।
ये कोण, अब कोण सी आपको 55 डिग्री दिया है, वो जो कोण ए आप चाहो तो उसको ओ ए बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ओ ए बी भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, तो कोण ओ ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 55 डिग्री, ये तर्क आपका यहाँ से इस तरह से आता है। तो सही तर्कों का प्रयोग करें, आंसर सही होना जरूरी नहीं है। आंसर सही आने के बाद तर्क गलत होता है तो आपका आंसर को भी गलत माना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यहां पर त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है तो कम से कम 2 त्रिभुज का चयन करना होगा। मैंने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का चयन किया। हल, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप इन दोनों त्रिभुज का भी चयन कर सकते हैं, पर ज़्यादा बढ़िया यह है कि आप इन 2 त्रिभुजों का चयन करें। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में जिन त्रिभुजों का चयन किया जाता है उसको सबसे पहले लिखना चाहिए कि आपने किन त्रिभुजों का चयन किया। अब आप देखेंगे कि ए बी समांतर है इसके, तो ऐसी स्थिति में जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, ये भी एकांतर अंतः कोण से। 2 कोण पर्याप्त हैं 2 त्रिभुज को समरूप बताने के लिए, लेकिन अगर आप ये कोण भी बराबर चाहते हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अलग अलग लॉजिक लगा सकते हैं। 2 कोण पर्याप्त हैं, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब लॉजिक आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी लगा सकते हैं और आप इनके शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 1, 2 व 3 के प्रयोग से हम देखते हैं कि जो प्रथम कसौटी है त्रिभुज की समरूपता की वो ये है कि अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो फिर उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये पहली वाली कसौटी में कहा गया है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या इनके कोण बराबर हैं तो फिर इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ये प्रथम कसौटी में कहा गया था। तो यहाँ पर हम त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी से, और प्रथम कसौटी यही थी कि अगर 2 त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। अब संगत भुजाएं कैसे देखेंगे कि अगर इस कोण के सामने वाली भुजा का चयन आप करते हैं तो इसके बराबर कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा अर्थात ओ बी और ओ डी, तो ओ बी बटे ओ डी। फिर ये वाला कोण इसके बराबर था तो इसकी सम्मुख भुजा ये है और इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ओ ए। इसके सम्मुख भुजा है तो इसके बराबर कोण ये है, तो इसके सामने वाली ये हुई ओ सी।
तो हमें शुद्ध करना था ओ ए बटे ओ सी, तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। यह प्रथम कसौटी के आधार पर हमने इसको इस प्रकार से लिखा। तो तीनों कसौटियों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप, संगत भागों को समझ लेंगे तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, चित्र में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, बराबर क्यू टी बटे पी आर। देखो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ठीक है, क्यू एस बटे क्यू आर। यहाँ पर कर दिया उसने क्यू पी बटे क्यू टी होना चाहिए था, तो क्यू पी बटे पी आर। मतलब इस भुजा को अगर हम बदल सकते हैं नियमों के आधार पर तो हम बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, ये भी आपको दिया है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस मतलब यहाँ तक का त्रिभुज, ये इसमें शामिल नहीं है, समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर अर्थात केवल क्यू पी बटे क्यू टी वाला ही मामला है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो हम इसको समरूप बता सकते हैं। तो हमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, इसको हमने 1 नंबर दिया। अब हमें दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। तो आप देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दें, कोण 1 बराबर कोण 2। तो किसी त्रिभुज की 2 कोण अगर बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा हो गई पी आर और इसकी सम्मुख भुजा हो गई क्यू पी, क्यू पी। अब ये मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर पुनः इस लाइन को हम जोड़ दें। समीकरण 1 में क्यू आर आपका ऐसे ही रहेगा, क्यू एस भी ऐसे ही रहेगा, क्यू टी भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन पी आर की जगह क्यू पी रख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या हो गया, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बटे क्यू पी। 2 भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात तो समान हो गया और उसको बनाने वाला कोण तथा कोण Q बराबर कोण Q। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अब इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरी कसौटी लग जाएगी कि 2 त्रिभुज QSP और त्रिभुज QRT में अगर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो वो हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है ये। और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान है तथा QR बटे QS, QT बटे QR। आप इनकी स्थिति को भी बदल सकते हैं तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो गया। और जब ऐसा होता है तो तीसरी जो कसौटी है समरूपता की, उसके आधार पर हम लिखेंगे अतः त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो यहाँ पर तीसरी कसौटी तक हम पहुँचे और उसके आधार पर हमने इन 2 त्रिभुजों को समरूप बताया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T। तो त्रिभुज PR पर S कहीं भी हो सकता है, मान लिया यहाँ हो, और T मान लिया यहाँ हो। इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS, बराबर कोण RTS, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है।
तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS के। तो हमें समझाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, तो हम दो त्रिभुज लेकर के चल रहे हैं। जब हम शुरू में नाम लिखते हैं तो त्रिभुज के नाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखा हल में त्रिभुज PQR व त्रिभुज STR में। अब इन दोनों में हमें कसौटी कोई सी भी एक जो इसमें फिट बैठती है उसका उपयोग करना है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने ये वाला जो कोण है कोण R, वो त्रिभुज PQR में भी है और यही कोण त्रिभुज STR में भी। तो कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ कोण। नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये जो कोण P है QPR, कोण QPR बराबर दिया है कोण RTS के, कोण RTS के दिया है। और दो त्रिभुज में अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए हम दो कोण के आधार पर भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR और STR समरूप है। लेकिन अब यहां पर नाम का सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें पहले वाले में R के बराबर R ले रहा हूं तो इसमें भी R होगा और दूसरे वाले त्रिभुज में भी पहला R होगा। फिर दूसरा कोण हमने इसमें P लिया है तो इसमें भी P लेंगे और इसमें जो दूसरा कोण है वो T है तो हम इसको T लेंगे। अब तीसरा आप इसमें R ले लिया, P ले लिया तो Q बचा और इसमें R ले लिया, T ले लिया तो इसमें S बचा। तो ये समरूपता के आधार पर फिर क्रम, यहाँ पर आपको क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों समरूप होंगे कोण कोण समरूपता से। और यही हमसे पूछा गया था RPQ समरूप RTS, और जब नाम लिखें तब इनके संगतता के आधार पर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसके आगे के सवाल लेकर पुनः मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारे सवाल आपको लगातार इसी प्रकार मिलते रहेंगे। पुनः नए विषय वस्तु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।